हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स एंजॉय द वर्ल्ड। इस वीडियो में हम CGGIS के टॉपिक देख रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किया था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू इसमें 13.5 हमारा पॉइंट चालू था। इसमें कहा गया है कि अगर सेटलमेंट के वक्त कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्लेम करता है तो उसको उतना अमाउंट दे दिया जाएगा और ज़्यादा कुछ स्क्रूटिनी चेकिंग नहीं की जाएगी। At the time of settlement of the claim of the employees or his nominees under the scheme, the amount claimed by the financial institution as due from the employee on account of loan will be paid to the institution without any detailed scrutiny, and only the balance amount, if any, will be paid to the employee or his nominee. तो उसने अगर लोन लिया है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर क्लेम करता है कि उतना अमाउंट उसे चाहिए तो वो अमाउंट उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे दिया जाएगा और बची हुई जो अमाउंट है वो नॉमिनी या फिर जो एम्प्लॉय है उसे दी जाएगी। उसके बाद में यूटिलाइजेशन ऑफ एक्युमुलेशन इन इंश्योरेंस फंड एंड सेविंग फंड। यूटिलाइजेशन किस तरह से होगा वो देखते हैं। द एक्युमुलेशन इन द इंश्योरेंस फंड सेविंग फंड शैल बी एट द डिस्पोजल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा किस तरह से उसका यूज़ करना है। सिंस द स्कीम इज ओनली सेल्फ सपोर्टिंग एंड सेल्फ फाइनेंसिंग, द बल्क ऑफ दीज accumulations आर proposed टू बी यूटिलाइज्ड फॉर ओनरशिप, हाउसिंग स्कीम एंड अदर स्कीम फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्कीम। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो स्कीम है ये होली सेल्फ सपोर्टिंग है और सेल्फ फाइनेंसिंग है, इसलिए इसका बड़ा से बड़ा अमाउंट बल्क ऑफ द एक्युमुलेशन आर प्रपोज टू बी यूटिलाइज फॉर ओनरशिप हाउसिंग स्कीम में ही इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और बाकी की स्कीम जो इस स्कीम के जो मेंबर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए चलाई जाती है उनके लिए ही ये फंड का यूज़ होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। मोड ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम। इसके बाद में नोटिफिकेशन किस तरह नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा कि ये स्कीम में ऐसे ऐसे चेंजेस हो रहे हैं, इस तरह की स्कीम आई है। द स्कीम शैल बी नोटिफाइड टू द एम्प्लॉय बाय डिस्प्लेइंग अ कॉपी देयर ऑफ ऑन द नोटिस बोर्ड और वेयर नो सच नोटिस बोर्ड इज प्रोवाइडेड एट द प्रोमिनेंट प्लेस इन अ प्रीमाइसेस वेयर द एम्प्लॉय आर वर्किंग। तो जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ के नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया जाएगा कि आपके लिए ऐसी स्कीम आ गई है। A few copies of the scheme may also be supplied to the recognized union association of the employees। तो यूनियन वालों को भी कॉपी दे दी जाएगी। एक्शन ऑन नोटिफिकेशन ऑफ द स्कीम। स्कीम के नोटिफिकेशन होने के बाद में किस तरह से एक्शन ली जाएगी। बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ फॉलोइंग द मंथ इन विच द स्कीम इज़ नोटिफाइड। तो जिस महीने स्कीम नोटिफाई हो जाएगी उसके अगले महीने की 10 तारीख को the head of office shall supply to the drawing and dispensing officer name, group, date of birth and date of appointment of persons who may be appointed to any service or post under the central government during the preceding month and who would be eligible to be members of the scheme in terms of para 3 of the scheme। तो 10 तारीख को हेड ऑफ ऑफिस जो है DDO को बताएगा कि कितने लोग इसके लिए एलिजिबल है, उनकी डिटेल देगा, उनके नाम, ग्रुप यानी ग्रुप ABCD कौन सी इसमें है, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ क्या है, अपॉइंटमेंट डेट क्या है, ये सारी डिटेल वो DDO को दे देगा। आगे देखते हैं एक्शन ऑन द स्कीम कमिंग इनटू फोर्स। बाय द 10th ऑफ द मंथ इन विच स्कीम इज केम इनटू फोर्स द हेड ऑफ ऑफिस, फिर से वही आ गया, हैड टू सप्लाई द टू DDO अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द नेम, ग्रुप एंड द डेट ऑफ बर्थ ऑफ एवरी एम्प्लॉय हु हैड बीन in the central government service on the date of scheme was notified but had not opted out of the scheme। तो 10 तारीख को ये सारी चीज़ें 10 तारीख को ही करना है। कौन करेगा? हेड ऑफ द ऑफिस। और किसे सप्लाई करेगा इन्फॉर्मेशन? DDO को, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर को। पहले तो वो डिटेल बताएगा कितने लोग एलिजिबल है, दूसरा डिटेल बताएगा कितने लोगों ने ये स्कीम से बाहर निकल चुके हैं, उसकी डिटेल दे दी जाएगी। यानी ये स्कीम कितने लोगों के लिए है और कितने लोग इस स्कीम में नहीं है, ये सारी डिटेल का स्टेटमेंट वो DDO को भेजेगा। कौन भेजेगा? हेड ऑफ ऑफिस। कितने तारीख को? 10 तारीख को। एवरी मेंबर ऑफ द स्कीम शैल बी इन्फॉर्म्ड इन फॉर्म नंबर 1 द डेट ऑफ हिज एनरोलमेंट। तो फॉर्म नंबर 1 में हर एक मेंबर को इन्फॉर्म किया जाएगा उनकी एनरोलमेंट डेट। उसके बाद में सब्सक्रिप्शन टू बी डिडक्टेड एंड द बेनिफिट टू विच ही वुड बी एलिजिबल। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी फॉर्म नंबर 1 में कि वो कौन सी तारीख को एनरोलमेंट हुआ, कितना अमाउंट उसका सब्सक्रिप्शन के रूप में डिडक्ट होगा और उसे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, ये सारी चीज़ें फॉर्म नंबर 1 में उसे बताई जाएगी, लेकिन कोई बताता नहीं। ऑन हिज रेगुलर प्रमोशन फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ही विल बी सिमिलरली इन्फॉर्म्ड इन फॉर्म नंबर 2।
अगर उसका प्रमोशन होता है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जाता है, तो उसे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपका सब्सक्रिप्शन इतना बढ़ गया है, इतना अमाउंट का इंश्योरेंस बढ़ गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फॉर्म नंबर 2 में ये भी इन्फॉर्मेशन देनी है, लेकिन देता कोई नहीं। The option exercised by the employees who were already in central government service on the date of scheme was notified was to be in form number 3, which had to be pasted in the service book of the individual concerned। यहाँ पर कहा गया है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में थे उनको ऑप्शन देना है कि वो इस स्कीम लेना चाहते हैं, सॉरी ये स्कीम से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सबको ऐसा मान के चलते हैं कि सब ने ले लिए। जिनको नहीं चाहिए वो बताएंगे कि उनको स्कीम में नहीं रहना है, तो उसके लिए वो ऑप्शन है फॉर्म नंबर 3। फिर से देखते हैं। द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय द एम्प्लॉय हु वेर ऑलरेडी इन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ऑन द डेट द स्कीम वॉज नोटिफाइड वॉज टू बी इन फॉर्म नंबर 3। उसके ऑप्शन फॉर्म रहेगा फॉर्म नंबर 3, विच हैज़ टू बी पेस्टेड इन द सर्विस बुक ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। सर्विस बुक में लगाया जाएगा। आगे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। द हेड ऑफ ऑफिस शैल इंश्योर दैट ग्रुप वाइज रजिस्टर ऑफ मेंबर्स इज मेंटेन इन फॉर्म नंबर 9 एंड केप्ट अप टू डेट। तो ग्रुप वाइज, ग्रुप ए का अलग रजिस्टर, ग्रुप बी का अलग रजिस्टर, ग्रुप सी का अलग रजिस्टर और डी का अलग रजिस्टर। ये सारे रजिस्टर कौन से फॉर्म में, फॉर्म नंबर 9 में रखे जाएंगे और अप टू डेट रखे जाएंगे। द रजिस्टर शैल बी सेंड टू द DDO कंसर्न वंस अ ईयर टू वेरीफाई वेदर अप्रोप्रिएट सब्सक्रिप्शन आर बीइंग रिकवर्ड फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयज़। तो ये जो रजिस्टर है ये DDO को भेजा जाएगा साल में एक बार, और वो वहाँ से पता चलेगा कि बराबर सब्सक्रिप्शन डिडक्ट हो रहा है या नहीं। Who have joined the insurance fund or both the insurance fund and the saving fund under the scheme and to record a certificate to this effect। और वहाँ पर एक सर्टिफिकेट लिखेंगे कि सबका बराबर डिडक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें। नॉमिनेशंस, तो इसमें भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। द हेड ऑफ ऑफिस शैल ऑब्टेन फ्रॉम एवरी मेंबर ऑफ द स्कीम ऑफ नॉमिनेशन conferring on one or more person the right to receive the amount that may become payable under the scheme in the event of his death before attaining the age of superannuation। मरने के पहले अगर उसकी अमाउंट किसे दी जानी चाहिए, इसका नॉमिनेशन में मेंशन करेंगे। एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन भी रह सकते हैं। आगे देखते हैं। इन द केस ऑफ एम्प्लॉय हु जॉइन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ विच द स्कीम इज नोटिफाइड सच नॉमिनेशन शैल बी ऑब्टेन्ड अलॉन्ग विद जॉइनिंग रिपोर्ट। तो जैसे ही जॉइनिंग रिपोर्ट लेते हैं उसके साथ में ये नॉमिनेशन फॉर्म भी लिया जाएगा, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय स्कीम चालू होने के बाद ज्वाइन करता है तो। इफ अ मेंबर ऑफ द स्कीम हैपन्स टू बी माइनर, ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू मेक नॉमिनेशन ऑन हिज हर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी। अगर कोई इस स्कीम का मेंबर माइनर है तो वो मेजर होने के बाद में उसे नॉमिनेशन मेंशन करना है। If a member of the scheme has a family at the time of his her making the nomination, he she shall make such nomination only in favor of member of or members of his her family। तो कोई स्कीम का मेंबर यानी जिसने ये स्कीम ली है, वो जब नॉमिनेशन करते वक्त उसकी अगर कोई फैमिली है तो उसे फैमिली में से ही किसी का नॉमिनेशन करना है, या तो एक या दो या तीन, जितने भी है वो। For this purpose, family will have the same meaning as assigned to it in the General Provident Fund Rule 1960 or Contributory Provident Fund Rule 1962 as the case may be। तो नॉमिनेशन की डेफिनेशन ये CPF या GPF रूल में दी गई है, वही रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। If a female member of the scheme by notice in writing to the head of office expresses her desire to exclude हर हस्बैंड फ्रॉम हर फैमिली, अगर कोई मैरिड वुमन है, फीमेल मेंबर है, जो अपने हस्बैंड को एक्सक्लूड करना चाहती है यानी हटा देना चाहती है, उसकी इच्छा है कि उसका हस्बैंड उसके फैमिली में ना रहे, तो ऐसे केस में जो हस्बैंड रहेगा वो उस फैमिली का मेंबर नहीं रहेगा। द हस्बैंड शैल henceforth बी डीम्ड टू बी नो लॉन्गर अ मेंबर ऑफ हर फैमिली in matters to which the scheme relates unless she subsequently cancels such notice in writing। तो अगर वो राइटिंग में बोलती है कि हस्बैंड को हटा दो तो हटा दिया जाएगा, और अगर फिर से राइटिंग में बोलती है कि हस्बैंड को वापस लो तो वापस लिया जाएगा। If nominated members of family subsequently cease to be the members of the family, example minor brother crossing the age of minority, marriage of unmarried sister, remarriage of widow before payment of insurance amount etc, nomination made in favor of such members shall become invalid। तो अगर इसमें नॉमिनेशन किया है
और वो व्यक्ति बाद में फैमिली मेम्बर नहीं रह पाता है। जैसे अगर माइनर ब्रदर है तो एज लिमिट क्रॉस हो गई, तो वो माइनर की एज लिमिट क्रॉस हो गई तो फैमिली मेम्बर नहीं रहेगा। अगर अनमैरिड सिस्टर है, उसकी मैरिज हो जाती है तो भी वो फैमिली मेम्बर से हट जाएगी। अगर कोई वीडो है और उसका फिर से शादी हो जाता है तो भी वो फैमिली के डेफिनेशन से हट जाएगी। तो ऐसे केस में अगर इन लोगों का नॉमिनेशन किया है तो वो नॉमिनेशन इनवैलिड हो जाता है। If a member nominates more than one person, he she should specify in the nomination the amount of share payable to each of the nominee in such a manner as to cover the whole of the amount payable under the scheme, failing which the amount payable under the scheme shall be equally distributed among the nominees। तो अगर एक से ज़्यादा व्यक्तियों का नॉमिनेशन करता है कोई व्यक्ति, तो उसे बताना पड़ेगा कि कितना परसेंट उन लोगों को बांटना है, उनका शेयर कितना रहेगा, ये उसको बताना है। अगर नहीं बताता है तो ऐसे केस में जितने भी नॉमिनी है उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसका फॉर्म है फॉर्म नंबर 7 या फॉर्म नंबर 8। नॉमिनेशन शैल बी मेड इन फॉर्म नंबर 7 और फॉर्म नंबर 8 एज इज अप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। आगे, अ मेंबर ऑफ द स्कीम में एट एनी टाइम कैंसल अ नॉमिनेशन बाय सेंडिंग अ नोटिस टू द हेड ऑफ ऑफिस अलॉन्ग विद अ फ्रेश नॉमिनेशन मेड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रोविजन। तो कभी भी वो नॉमिनेशन कैंसिल कर सकता है, उसके लिए उसे एक नोटिस भेजनी पड़ेगी हेड ऑफ ऑफिस को, और उसके साथ में फ्रेश नॉमिनेशन भी भेजना पड़ेगा। द नॉमिनेशन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स शैल बी काउंटर साइंड बाय द हेड ऑफ ऑफिस एंड पेस्टेड इन द सर्विस बुक। तो नॉमिनेशन जो रिसीव होगा वो काउंटर साइन करना पड़ेगा हेड ऑफ ऑफिस को, और उसे सर्विस बुक में पेस्ट करके रखेंगे। The head of office shall also make an entry in the service book that the nomination has been duly received। हेड ऑफ ऑफिस एक एंट्री करेगी कि नॉमिनेशन बराबर रिसीव हो चुका है। If a member of the scheme dies without leaving behind a valid nomination, अगर कोई स्कीम का मेंबर यानी एम्प्लॉय की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में जो नॉमिनेशन है वो वैलिड नहीं है, इनवैलिड नॉमिनेशन है उसमें, मतलब अगर उसने सिस्टर का नॉमिनेशन किया है और उसकी फिर शादी हो जाती है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा। इस तरह से वैलिड नॉमिनेशन नहीं है डेथ के बाद में। द नॉमिनेशन इफ मेड अंडर जीपीएफ सीपीएफ रूल में बी एक्सेप्टेड फॉर द पर्पज ऑफ द स्कीम। तो ऐसे केस में जीपीएफ या सीपीएफ में जो नॉमिनेशन किया है वो नॉमिनेशन यहाँ पर लागू होगा। अगर किसी की डेथ होती है एम्प्लॉय की और नॉमिनेशन जो है वो वैलिड नहीं है, तो ऐसे केस में सीपीएफ या जीपीएफ का जो नॉमिनेशन है वो वैलिड माना जाएगा, वही इसके लिए भी यूज़ किया जाएगा। और मान लो सीपीएफ जीपीएफ में भी नॉमिनेशन नहीं है, वेयर देयर इज़ नो नॉमिनेशन इवन फॉर सीपीएफ जीपीएफ अकाउंट, अमाउंट पेएबल अंडर द स्कीम शैल बी पेड एज फॉलोज। तो ऐसे केस में कैसे अमाउंट पेड होगी? पहला, द एंटायर अमाउंट में बी पेड इन इक्वल शेयर टू विडोज, माइनर सन्स एंड अनमैरिड डॉटर्स, provided that in the case of more than one widow the second and subsequent marriage were solemnized with the permission of the central government। तो यहाँ पर ऐसे केस में विडोज, माइनर सन्स और अनमैरिड डॉटर्स इनका इक्वल शेयर दिया जाएगा अगर नॉमिनेशन नहीं है तो। किस किस को? विडो या विडोज, एक से ज़्यादा अगर विडो है उसकी, तो माइनर सन्स और अनमैरिड डॉटर्स इनको इक्वल शेयर दिया जाएगा। और अगर मान लो एक से ज़्यादा विडो है तो सेकंड या सब्सिक्वेंट मैरिज जो है वो सोलमनाइज्ड विद द परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से ही होगा वो। इन द केस ऑफ माइनर सन एंड डॉटर, देयर मदर हु इज़ नॉट अ मुस्लिम लेडी शैल बी डीम्ड टू बी द नेचुरल गार्डियन टू रिसीव द अमाउंट ड्यू। अगर माइनर सन या डॉटर रहते हैं तो उनकी जो मदर है अगर वो मुस्लिम लेडी नहीं है तो उसे ही नेचुरल गार्डियन माना जाएगा अमाउंट रिसीव करने के लिए। गार्डियनशिप सर्टिफिकेट हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड बाय द माइनर सन एंड डॉटर ऑफ मुस्लिम लेडी। अगर मुस्लिम लेडी है और उसके जो बच्चे वो माइनर है, सन या डॉटर, तो ऐसे केस में गार्डियनशिप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन द अब्सेंस ऑफ मेंबर्स एलिजिबल अंडर ए, अगर मान लो उसके बच्चे भी नहीं है और विडो भी नहीं है तो ऐसे केस में क्या करेंगे? द पेमेंट में बी मेड इन इक्वल शेयर्स टू अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली एज डिफाइंड इन जनरल प्रोविडेंट फंड, सेंट्रल सर्विस रूल 1960 और कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड रूल 1962। अगर नहीं है तो सीपीएफ या जीपीएफ रूल में जो फैमिली की डेफिनेशन दी गई है उस हिसाब से इक्वल शेयर पेमेंट किया जाएगा।
In the absence of members eligible under 6 above also, payment may be made to other legal heirs not covered by item A and B. तो ये बी में जो बोला था CPF GPF वाला, वो भी नॉमिनी नहीं है, वो लोग भी नहीं है लीगल हेयर, तो ऐसे केस में बाकी के जो दूसरे लीगल हेयर्स हैं उनको पेमेंट किया जाएगा. In the case of claimant covered by item A and B in para 19.10, the payment will be made by the head of office without insisting on production of succession certificate. But in the event of payment to the claimant covered by item C in para 19.10, succession certificate issued by a competent court will have to be produced. तो अगर कोई बच्चे उसके क्लेम करते हैं या मदर क्लेम करती है तो ऐसे केस में कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा. या CPF GPF में जो फैमिली की डेफिनेशन दी है वो लोग क्लेम करते हैं तो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा. लेकिन अदर बाकी के लीगल हेयर अगर क्लेम करते हैं तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लगेगा. सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम 1977, ये दूसरी स्कीम, ये भी देख लेते हैं शॉर्ट में. Central Government Employee Insurance Scheme 1977 introduced by Department of Expenditure OM number 16/14/77-1C dated 23rd June 1977 will continue for those employees who have opted out of the Central Government Group Insurance Scheme 1980 till they cease to be in employment with the Central Government on account of retirement, resignation or death. तो मान लो जिन्होंने CGEGIS 1980 इस स्कीम से बाहर निकल चुके हैं, मतलब ये स्कीम ली ही नहीं है, जिन्होंने ये स्कीम लेने से मना किया है, तो उनके लिए कौन सी स्कीम रहेगी? उनके लिए स्कीम रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम 1977. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जिन लोगों ने CGEGIS स्कीम नहीं ली है 1980 वाली, तो उनके लिए कौन सी स्कीम रहेगी? तो उनके लिए स्कीम रहेगी CGEIS स्कीम 1977, जो पुरानी स्कीम है. अकाउंटिंग के बारे में देख लेते हैं शॉर्ट में. द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द स्कीम शैल बी अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस लेड डाउन सेपरेटली. तो इसके अकाउंटिंग के जो प्रोविजन है वो अलग से बताए जाएंगे. गवर्नमेंट ड्यूज रिकवरेबल फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द स्कीम शैल नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम द अमाउंट पेएबल अंडर द स्कीम एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन पैरा 13.5. 13.5 में जो दिया है उसके अलावा बाकी कोई भी एडजस्टमेंट इससे नहीं की जाएगी. जो भी गवर्नमेंट के ड्यू रिकवरी करनी है उस एम्प्लॉय से वो इस अमाउंट से रिकवरी नहीं होगी एक्सेप्ट 13.5. Last, interpretation and clarification. If any category of employees are not specifically classified into group A, B, C, D, their classification shall be assumed in accordance with the principle laid down in this regard under the CCS CCA rule 1965. अगर कोई एम्प्लॉय जो ग्रुप A, B, C, D में नहीं बैठता है तो उसका CCS CCA 1965 रूल के हिसाब से बाकी का हिसाब किया जाएगा. In the actual implementation of the scheme, if any doubt arises in regard to the interpretation of any of the provision of the scheme, or if any point require clarification, the matter may be referred to the Ministry of Finance, whose decision shall be finally. क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई डाउट आता है तो किसे रेफर किया जाएगा? तो ये रेफर किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को. रिव्यू ऑफ द स्कीम, इसका रिव्यू कौन करेंगे? द वर्किंग ऑफ द स्कीम विल बी रिव्यूड एवरी 3 years. हर 3 साल में इसका रिव्यू होगा to ensure that the scheme remains self financing and self supporting. हर 3 साल में इसका रिव्यू होगा चेक करने के लिए कि ये सेल्फ फाइनेंसिंग और सेल्फ सपोर्टिंग है. तो ये थे CGEGIS स्कीम, ख़त्म हो गई है. अगले वीडियो में एक और नई स्कीम देखेंगे. तब तक वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए. मिलते हैं अगले वीडियो में.